अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है के साथ मैं हूं इकरा शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से होंगे रऊफ कलासरा। नाज़रीन, एक तरफ ये शदीद है कि अगले 24 घंटों में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी खबर आएगी, मगर इस अच्छी खबर के आने से कबल बार बार हमले हो रहे हैं और यूं लगता है कि तालिबान हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाए रखना चाहते हैं। ट्रेन पर हमला किया जाता है और साथ ही साथ कल तालिबान के रहनुमा उमर खालिद खरासानी की जानिब से 23 अफसी जवानों को शहीद करने का दावा भी कर दिया जाता है। ये किस किस्म के मुज़ाकरात है? हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात और इनके साथ होने वाले हमले हमें किस तरफ ले जाएंगे और हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है इसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवालिया निशान है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, ये किस किस्म के मुज़ाकरात है जहां पर 23 अफसी जवानों का खून है और उनके ऊपर मुज़ाकरात? सही कहती हैं, ये भी बड़ी अचंभे की बात है, मगर इससे पहले कि मैं इस मौजू पे हूँ, मैं एक दफा अपनी खबरें अनाउंस कर दूं और उसके बाद फिर आगे डिस्कशन को लेके जाते हैं। एक तो इस पे बात करेंगे जो आपने ये कहा, ये कैसे मुज़ाकरात हैं कि यक वक्त ये भी हो रहा है, लड़ाई भी हो रही है और बात भी हो रही है। मगर मैं जो आज आपके साथ खबरें शेयर करूंगा, एक तो सेंसस के हवाले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फिर हमने जो है पसे पर्दा डाल दिया। इसके साथ ही मैं बात करूंगा पंजाब की, हमारी दुनिया अखबार की खबर है, पंजाब एग्जामिनेशन जो कमीशन है उसमें ठेकों की लड़ाई हो रही है। 25 करोड़ का ठेका है तो बच्चों के पर्चे खुद ही वो आउट कर देते हैं। और साथ ही कैसर बंगाली साहब ने एक रिपोर्ट दी है, ये सीएम बलोचिस्तान के एडवाइजर भी हैं, हर साल या हर 2 साल बाद या हर 3 साल बाद बलोचिस्तान की कोई एडवाइजर हमें बता के वही फिगर्स देते हैं जैसे जिंदगी वहाँ वहीं ठहर के रह गई है। तो इस पर बात करेंगे। साहब, आपके पास आज क्या खबरें हैं? एक खबर तो हमने आपसे बहुत दिलचस्प शेयर भी करनी है और आपसे जानना है कि सियासतदानों की टैक्स नेट के हवाले से भी कुछ हकायक आपके सामने आए हैं। जी इकरा, आज एक तो उस पर टैक्स चोरी के जो कुछ सामने टैक्स डायरी जो छपी है, इंतहा सनसनीखेज इसमें इंकशाफात हैं, किसने क्या टैक्स दिया है, नहीं दिया, और कितने लोगों को कितना देना चाहिए था, उन्होंने कितना दिया, लाइफ स्टाइल का उनका ये टैक्स एसेट से कितना ये कम्बिनेशन है यानी ये मैच करता है। एक तो उस पर अभी डिटेल से बात करेंगे। और हाँ, 2-3 और स्टोरीज हैं। एक तो स्टोरी मैं करूंगा कि यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के हवाले से एक बड़ी अहम स्टोरी जो पिछले 2-3 दिन से चल रही है कि वहां पे ख्वाजा फरीद पे प्रोग्राम होना था जो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर ने करने से इनकार किया। और जब कुछ तालबात ने, स्टूडेंट्स ने जाकर वहां पे एहतजाज किया तो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टेशन मैनेजर ने न सिर्फ उनको गिरफ्तार कराया बल्कि वेस्ट चांसलर यूनिवर्सिटी पे दबाव कि इन 11 स्टूडेंट्स को निकाला जाए कि ये ख्वाजा फरीद के प्रोग्राम के हवाले से क्यों इन्होंने आके एहतजाज किया और उनको जो सजा दी है उस पर साउथ में, जनूबी पंजाब में क्या रिएक्शन आ रहा है उस पर ये बात करेंगे। और दूसरे सेनेट में कुछ अहम चीजें होने वाली हैं। एक तो सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास हो रहा है। अफसर साहब खट्टक साहब हैं जो बलोचिस्तान में खुशदार में कुछ बॉडीज बरामद हुई थी एक ही कब्र से, तो उस पर एक बड़ी अहम एक ब्रीफिंग होनी है। और दूसरी सेनेट पे कुछ मजीद आज जो उसका इजलास है रेजोल्यूशन आ रही हैं। एक सबसे बड़ी एक अहम रेजोल्यूशन पीपल्स पार्टी ने पेश की हुई कि आपको पाकिस्तान में नई आईनी अदालत बनानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक अदालत होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल काम करे। तो वो क्यों पीपल्स पार्टी चाहती है। और इसमें साथ में एक मोहसिन लगारी साहब हैं सेनेटर, उनकी भी एक अहम रेजोल्यूशन जिस पर बहस आज मुतवक्की है कि साउथ में और दूसरे आपके नॉर्थ में जितने बैकवर्ड आपके एरियाज हैं, पंजाब में नॉर्थ पंजाब है, साउथ है, इवन सेंटर में कुछ ऐसे कुछ इजला हैं जो बैकवर्ड हैं, इसको जोनिंग की जाए और नौकरियां जो हैं वो कोटे की बुनियाद पर दी जाएं जो पसमानदा इलाके हैं, उस पर भी बात करेंगे। जी रऊफ कलासरा साहब, हम आपसे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो इस प्रोग्राम के शुरू में बात की सईद काजी साहब, तालिबान और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं, 23 जवानों के खून के ऊपर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी और आवाम भी फिर सवाल पूछती है किस किस्म के मुज़ाकरात है जहां पर हमले बंद नहीं हो रहे, खून बहना रुक नहीं रहा। ये एक तरह से ना लगता है स्ट्रेटेजी है उनकी। एक तो प्रेशर वो गवर्नमेंट पे बढ़ाए रखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कोई लेट अप नहीं किया। इससे पहले आपको याद होगा कराची में जो कमांडोज की बस थी उस पर अटैक हुआ, उसके बाद ये ट्रेन वाला मामला भी, फिर सबसे बढ़कर ये जो एफसी वाला मामला जो हुआ इस पर तो खुद उन्होंने क्लेम भी कर लिया है। तो मुझे यूं लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ देयर टैक्टिक्स कि वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो मुज़ाकराती कमेटी है वो हमें इंडिया दे रही है जी कि मैं आपको 48 घंटों का पहले उन्होंने कहा था कि हम आपको अच्छी खबर देंगे, अब वो कह रहे हैं 24 घंटों के बाद हम अच्छी खबर देंगे। अच्छी खबर आ कोई नहीं रही, उसकी उम्मीद में हम यकीनन सब बैठे हुए हैं और हर आदमी अमन अमान चाहता है। मगर मुझे ये लगता है कि उनकी ये स्ट्रेटेजी कैरेट एंड स्टिक वाली स्ट्रेटेजी है कि वो पुश करना चाहते हैं और उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि यहाँ से ये फौज निकाली जाए। हुकूमत जंगबंदी का इंतजार कर रही है लेकिन उनकी जानिब से अभी तक जंगबंदी तो नहीं, अभी तक तो ये भी 24 घंटों के बाद अगर शायद वो हमें बताएंगे। कलासरा साहब से पूछते हैं, शायद वो इस्लामाबाद में आपको क्या लगता है जंगबंदी का इंतजार है हुकूमत को, क्या ये अच्छी खबर जंगबंदी की उनकी तरफ से आ सकती है?
اگر یہ جنگ بندی ہونی ہوتی، یہ ہو سکتا ہے اناؤنس بھی ہو جائے کچھ وقتی طور پر پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے، لیکن جو بات آپ ایف سی کی کہہ رہے ہیں یہ بہت خوفناک بات ہے، اور پرٹیکولرلی اسی شام آنے جس کو طالبان نے باقاعدہ کنفرم بھی کیا ہے، اس کو اونرشپ بھی دی ہے کہ 23 جو ایف سی کے اہلکار ہیں انہوں نے مجھے مارے ہیں، قتل کیے ہیں، اور اس کا کہا ہے کہ ہم نے بدلہ لیا ہے. تو مجھے اب اس پہ یہ آبویس سی بات ہے کہ کتنی جنگ بندی ہو سکتی ہے، کہاں تک یہ افیکٹو ہوگی اور کتنے دنوں تک چل سکتی ہے. جو اس سے ہٹ کے بڑی اہم بات ہے اقرا، جو میرا خیال ہے یہ ریاست کو جس نے ویک کر کے دیا لوگوں کا ریاست سے ایمان اٹھانے کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ آپ کے 23 جو آپ کے ایف سی کے اہلکار تھے، ابھی آپ نے خود انٹرویو میں بتایا ہے وہ 2010 سے ان کی قید میں ہیں. جسٹ آپ اب تصور کریں کہ ان کو تقریباً 4 سال ہونے کے ہیں کو آئے ہیں نا ایف سی کی طرف سے، کوئی اس پہ انہی کے پاس ہیں. آپ اس ریاست کا ظلم تو دیکھیں، ریاست پہ جو یہاں حکمران رہے ہیں، جو ہماری سول ملٹری بیوروکریسی رول کرتی رہی، پولیٹیشنز کرتے رہے کہ 4 سال سے ایف سی کے نوجوان ان کے پاس ہیں، کسی کی طرف سے کوئی آپ کو کہیں پہ حرکت نظر آئی ہے؟ آپ کو کوئی ایشو نظر آیا ہے؟ کوئی ریاست نے آپریشن کرنے کی کوشش کی ہو، ان کو ریکور کرنے کے لیے کوئی بات چیت کی ہو، اور ان سے کچھ آپ نے آپریشن کرنے کی بات کی ہو؟ جب اب ریاست کے جو محافظ ہیں جنہوں نے اس ریاست کو بچانا ہے ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کوئی مرے جیے، قتل ہو جائے نہ ہو جائے، پھر ریاست یہ کیوں کمپلینٹ کرتے ہیں؟ لوگ پھر کیوں کہتے ہیں کہ لوگ ان کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہیں؟ تو میرے نزدیک ان طالبان سے بڑا کرائم ان فورسز کا ہے، یہ میرے جیسے لوگوں کا ہے کہ جو 4 سال میں طالبان کے پاس ہمارے یہ فوجی رہے ہیں، ان کو بازیاب کرانے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کیا گیا، کوئی بات چیت نہیں کی گئی، اور کہیں سے کچھ بھی آپ کو ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. میرے نزدیک یہ ریاستی اداروں کی سب سے بڑی ویکنس ہے، ناکامی ہے، جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہوگی کہ اس ملک کے لیے کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. صاحب بتائیے گا اسٹریٹجی کیا اپنانی چاہیے اب، جبکہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ 23 اہلکاروں کا خون انہوں نے بہا دیا، انہیں شہید کر دیا گیا، تو حکومتی کمیٹی کی جانب سے مذاکرات کو آگے لے کر چلنے کے لیے کیا ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ یہ سیانے لوگ ہیں، یہ اقرا انہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے میرے مشوروں کی ضرورت ہے، چاہے طالبان کمیٹی ہے، چاہے یہ حکومت کی کمیٹی ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہیں، ان کے ہیڈ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ، ان کو یہ تمام چیزوں کا پتہ ہے. آپ کے میرے مشوروں کو ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی بات ہوتی تو پارلیمنٹ میں بات کر لیتے، وہاں پہ اسٹریٹجی بنا لیتے، اور اس کو اے پی سی میں جو گفتگو کی تھی وہاں پہ کوئی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی. لگ نہیں رہا. میرا خیال ہے یہ ایک طرح کا اہتمام حجت چاہیے تھا، یا کمیٹی کے ممبران کو تھوڑی سی پبلسٹی چاہیے تھی. پبلسٹی بھی ان کو مل گئی ہے، نام بھی روشن ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ چھوٹی موٹے یہ آپ کو ٹیزر بھی آ گئے، بس 24 گھنٹوں میں یہ ہونے والی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہی مذاکرات کے درمیان جب سے شروع کیے ہیں حکومتی پارٹی نے، اور بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم اس کے رزلٹ دیں گے، دیکھ لیتے ہیں رزلٹ کیا نکلتے ہیں. آپ کے 70 سے زیادہ یہ آپ کے شہری مارے جا چکے ہیں ان ٹاکس کے بعد، اور 23 انہوں نے مزید مار دیے ایف سی کے. یہ 100 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک. جی پبلک اوپینین کی کیا اس کے اندر ویلیو ہے؟ کوئی دیکھیں پبلک تو مجروح ہے ہر طرح سے، ایک ان حملوں سے تنگ ہے. جس طرح کس تو خون روزانہ ہم اس کے ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں، بھلے ہم اس کا ڈائریکٹلی وکٹم بنے نہ بنے، آپ کی روح تو مجروح ہوتی ہے. ایک طرف تو یہ، دوسرا آپ کی مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے، یہ اور باقی جو سہولیات ہیں اس ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے. ہم جب سرکار سے کہتے ہیں کچھ ہمارے لیے کرو، وہ کہتے ہیں ذرا امن و امان ہو جائے تو پھر دیکھیں گے آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو عوام تو مجروح ہیں، مایوس ہیں، اور اس لیے موومنٹ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کسی قسم کی. موومنٹ ہمیں تھوڑی سی نظر آئی جب محترم بے نظیر بھٹو نے لینڈ کیا تھا، اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا اسی موومنٹ کے خوف میں. تو عوام جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، اور چاہ رہے ہیں کہ خاموشی سے دیکھیں اور 24 گھنٹے کا انتظار کریں جب طالبان کی جانب سے کون سی اچھی خبر آئے گی، اس بات کا انتظار کیا جائے گا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے سیاستدان کے ٹیکس کے حوالے سے. عوام پر تو ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، سیاستدانوں کے کندھوں پر یہ ٹیکس کا بوجھ کتنا ہے؟ رؤف کلاسرا صاحب کے پاس چلیں گے اور ان سے جانیں گے. رؤف کلاسرا صاحب بتائیے گا کتنا بوجھ ہے ہمارے سیاستدانوں پر اس ٹیکس کا؟ اقرا آج جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بڑے عرصے بعد میں اپنے آپ کو پاکستان کا امیر ترین آدمی سمجھ رہا ہوں، اور بڑی مجھے ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں، میرا ایگو مساج ہوا ہے کہ میں تو بڑا امیر آدمی ہوں. میں آپ کو پہلے میں انٹرسٹنگ سے فگر بتا دوں. سینٹ آف پاکستان میں
100 के करीब यहाँ पे सेनेटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 7 ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा टैक्स दिया, और ज्यादा मतलब 30 लाख से कम तक है, उससे भी ज्यादा है। एतजाज अहसन साहब ने ज्यादा टैक्स दिया, फरोग नसीम साहब हैं, उन्होंने 87 लाख दिया। एतजाज अहसन साहब का खासा फिगर है। उन 7 को छोड़ के बाकी तमाम का जो हालात है उन्होंने मुझसे कम टैक्स दिया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को अमीर में क्यों समझ रहा हूँ आज पाकिस्तान का, कि मैंने इन 93 सेनेटर से मैंने ज्यादा टैक्स दिया है। एक बात। अब नेशनल असेंबली पे आते हैं। नेशनल असेंबली में सिर्फ मेरा ख्याल है 4 या 5 हैं, और ये 342 की असेंबली है। उनमें से ये 5 को छोड़ के बाकी जो यहाँ पे 337 बनते हैं जब वट एवर नंबर, उनसे मैंने ज्यादा टैक्स दिया है एक साल में। ये इतने गरीब लोग आ गए हैं कि अब जो हम सहाफी हैं जिनकी और मासिवा ये कलम के या टीवी के अलावा कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, यही सैलरी है, यही तनख्वाह है, कि अब हमने इनसे ज्यादा टैक्सेस देना शुरू कर दिए हैं। कि मैं जो बात है उस पर एम्फोसाइज करना चाह रहा हूं, अगर मैंने 93 सेनेटर से और 337 वहां पे जो एमएनएस बैठे, अगर मेरे जैसे सहाफी ने ज्यादा टैक्स एक साल में दिया है, अंदाजा कर लें कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रही है, चोरी हो रही है, डाके मारे जा रहे हैं, और इस मुल्क और कौम के साथ झूठ बोले जा रहे हैं। इनका लाइफ स्टाइल देख लें, इनके एसेट्स देख लें इवन, और इनकी इनकम जो इन्होंने पे की है देख लें, तीनों मैच नहीं करते। और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नाम बताऊं, जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया, जो मेरे लिए हैरानी की बात है, ये कैसे इस मुल्क के आके हुक्मरान बन गए, कैसे हमारे टैक्सेस पे आके अजाशी कर सकते हैं कि खुद तो 1 रुपया नहीं देते, और जो हम टैक्सेस दे रहे हैं उन पे बैठ के मजे कर रहे हैं। अब मुल्क के वजीर आजम रहे हैं ज़फरुल्लाह खान जमाली साहब, 0 टैक्स। उन्होंने कहा मैं तो देता नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, अगर रियासत को अल्लाह के नाम पे कुछ दे सकती है तो दे दे, और रियासत दे रही है और वो ले रहे हैं। उसके बाद सुने हमारे जो बागी हैं और मेरे बड़े इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जो एक ही बागी जवेद हाशमी साहब जो हैं, उन्होंने 0 टैक्स दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने बगावत कर ली, ये थोड़ी बात है आपके लिए, इस मुल्क के लिए 5 साल जेल काट ली, लोगों को लिए काट दी, इसके बाद बच्चे की जान लोगो क्या, अब इसके बाद मुझसे टैक्स भी लोगो। आप जवेद हाशमी साहब ने कोई टैक्स नहीं दिया। इसके बाद जो बड़े नाम है, और लंबी लिस्ट है जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, मैं आपको 3-4 बता रहा हूं जो बड़े बड़े नाम है। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक साल में सिर्फ 58,000 रुपये टैक्स दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने, उनकी इनकम जो है इतनी कम है, मेरा ख्याल महीने के उनके अगर इस इनकम से अगर अंदाजा किया जाए तो मुश्किल से उनके बनते होंगे मेरा ख्याल 1,00,000-1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का। अब 1,00,000-1.5 लाख रुपया कमा के वो कैसे इतना बड़ा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, ये वही बता सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब 13,000 रुपये टैक्स देते हैं, चलो कुछ टैक्स दिया उन्होंने, मेहरबानी। इसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, जो एयरलाइन चलाते हैं, एयरलाइन, वो फरमाते हैं जी मैं भी वो गरीब आदमी, मुझसे भी कम टैक्स दिया उन्होंने ये शाहिद खकान अब्बासी साहब का 12 लाख रुपए टैक्स है, वो भी उसमें आ गया। इंटरेस्टिंग जो इसमें जो चीजें, अब कौमी असेंबली में आते हैं, जरा एक और आपको मजे की बात सुनो कौमी असेंबली में, और कि नवाज शरीफ साहब का टैक्स उन्होंने दिखाया है कुछ उसमें, इसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब का, और उनके बाद जो सबसे ज्यादा टैक्स दिया माइनॉरिटी के एमएनए ने दिया, भंडारा साहब हैं, वो असफंद यार भंडारा साहब, उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स दिया। कुछ ऐसे भी अरकान है जिन्होंने अपने गोशवारे जमा ही नहीं कराए। अच्छा ये बताइएगा आपने कितना टैक्स दिया है? इन सब ने तो कोई टैक्स नहीं दिया, आप तो अमीर तरीन अपने आपको तो नहीं, हमारी जो मैंने टैक्स रिटर्न अपने जमा कराए, मैंने 13 लाख रुपए टैक्स दिया। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 93 जो यहाँ पे सेनेटर्स हैं उनसे ज्यादा मैंने टैक्स दिया है, और 337 से करीब जो है तकरीबन बने के 335 लगा ले, उनसे मैंने ज्यादा टैक्स दिया है। ये मैंने नहीं दिया, मेरा ख्याल है और बहुत सारे साफी हैं, ये तो बेचारे गरीब गुरबा आ गए, जिसका हम रोना रोते थे कि गरीबों की क्लास अगर आएगी पार्लियामेंट में और मुल्क की हालत बदल जाएगी, तो मुल्क के या गरीब पहुंच चुके हैं वहां पे, ये पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। अगर आप बैठ के हम ताना करते थे कि गरीब आएंगे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो मुल्क की हालत बदलेगी, तो जनाब गरीब आपके पहुंच चुके हैं, बेचारे 342 है, मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं। मतलब जो मैं बात कहना चाहता हूं, मुझे अब परवेज इलाही साहब जो हैं, अब उनकी सुन लें, परवेज इलाही साहब कितने बड़े बिजनेसेस हैं, इनके बच्चों के हैं, उनके अपने हैं, उनकी इनकम देख लें। चौधरी शुजात साहब की देख लें। कुछ आपको मजे के एक और सुने, चौधरी ये निसार अली खान साहब, वो फरमाते हैं जी मेरी इनकम जो है और जिस पर उन्होंने टैक्स दिया है अब तक टोटल एक साल में वो 57,000 रुपए है। चौधरी निसार अली खान साहब ने सिर्फ 57,000 रुपए का टैक्स दिया है। मेरे जैसा बंदा 13 लाख रुपए का टैक्स दे के बैठा हो, जो आपसे हम ये बैठ के, और जिस पे मुझे हंसी आ रही है कि क्या हम बेवकूफ लोग हैं, ये समझदार हैं, हम जाते हैं रियासत को जो पूरा साल मेहनत करते हैं, जहां हुक्मरान ही टैक्स ना देते हो वहां आवाम से क्या तवक्को? मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर इकरामुल हक आए थे, यहाँ पे बैठे थे, वो सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और स्कॉलर भी हैं। हम 2000 अरब रुपया साल का टैक्सों के जरिए इकट्ठा करते हैं, और एक तखमीने के मुताबिक हम ये 8000 अरब रुपया कर सकते हैं। और क्योंकि ये लोग टैक्स नहीं देते, अगर हम इतनी रकम इकट्ठी कर लें तो ये जो हम IMF के पास जाते हैं, ये जो हम रोजाना जलील होते हैं, और फिर वो क्या, वो सिर्फ ये नहीं कि हमें वो पैसे किस तरह देते हैं, उसके बाद वो अपनी शराइत बताते हैं, तुम ये करो। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आपके अंडर नहीं होती, वो IMF या वर्ल्ड बैंक की कंट्री हेड के अंडर होती है। मगर क्योंकि ये लोग टैक्स नहीं देते,
اور تقریباً ہمارے GNP کا 2.1% ہے انڈائریکٹ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں آپ کے. اور اس کے علاوہ جو پچھلی گورنمنٹ گئی تھی, ہم نے یہاں سٹوری کی تھی 750 ارب روپے کے SROs ایشو کروا کے مختلف بزنس ہاؤسز جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نواز دیا, اور اتنا ہی ٹیکس اتنا ہی پیسہ, اس سے کم پیسہ ہمیں لینا پڑا IMF سے, جتنا زیادہ یہاں کی رولنگ ایلیٹ کو ہم نے دے دیا. تو یہ ایشوز ہیں یہاں, اس لیے یہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں سڑکیں نہیں ہیں, یہاں ہیلتھ کی صورتحال اگر آپ جا کے دیکھیں, آپ ایجوکیشن دیکھ لیں اور دیکھ لیں, تو ظاہر ہے جب یہ لوگ ٹیکسز نہیں دیں گے تو پھر یہی معاملہ ہوگا. قاضی صاحب اچھا قاضی صاحب ایک اور بڑی مزے کی کیس اسٹڈی بتا دو. پورا کل میں یہ بیٹھ کے ایک کیس اسٹڈی تیار کی کہ یہاں پہ اتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, صوبائی ہیں, دوسرے ہیں, تو ایک میں نے کیس اٹھایا ہے کہ کیسے یہاں پہ ہم چیزیں مینج کرتے ہیں, مینوور کرتے ہیں. اور سب سے جو اہم کیس مجھے نظر ہے, ایک تو پہلے یہ پتا گلزار احمد خان کا نام آپ نے سنا ہوگا, سینیٹر گلزار کا, وہ مسوخ فرماتے ہیں, وہ بھی غریب آدمی ہیں, وقار صاحب LPG کوٹ, جی ہاں بالکل وقار صاحب, انہوں نے 33,000 روپے دیا ہے. غریب آدمی بیچارے مہینے کا میرا خیال ہے 20, 25, 30,000 روپے کماتے ہوں گے, اور انہوں نے 33,000 روپے دیا. اس کے بعد انہیں اپنے سینیٹر وقار صاحب جو ہیں, ان مسوف نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ بھی آپ کو ذرا مزے کی بات ان کا بتاتا جو یہ میرے پاس جو ان کے ٹیکس فگرز آ رہے ہیں, انہوں نے بھی تقریباً 6-7 لاکھ روپے دیا ہے. اور ان کی 30 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی کی سٹوری آپ نے کی تھی جو لندن میں یہ ڈسپیوٹڈ ہوتی. قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں جن کے 30 لاکھ پاؤنڈ کے ایسٹ تھے وہ پاکستان میں 6-7 لاکھ روپے, بلکہ 7,62,000 روپیہ دیا وقار صاحب نے. اب کیس اسٹڈی ہے اس ملک کے وزیر خزانہ کا, باقی چھوڑ دیں, مطلب آپ چوری کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, ہم ڈاکو ہیں, فراڈ ہیں, ہم نے کیے ہوں گے, مان لیتے ہیں. آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کرنی ہے, جو کیپٹن ہے اس کا شپ کا کیپٹن ہے, اس کی ذریعے کہانی سن لیں جناب. انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو اسحاق ڈار صاحب نے اب انکم ٹیکس, اگین میں اپنے آپ کو امیر ترین آدمی کیوں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. وہ دیتے ہیں جناب 8,24,891 روپے, 8,24,891 روپیہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹیکس دیا ہے. اور میری کل ٹیکس کے بڑے ماہرین سے بات ہوئی, میں کہ یہ بتائیں اگر یہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے تو مہینے کی انکم کتنی ہے ان کی. پھر انہوں نے کہا جی یہ تقریباً 3 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے مہینے کی انکم جو ہے انہوں نے شو کری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب مہینے کا 3 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے جو موویبل ایسٹ دکھائے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ آپ کی انکم تو آپ دکھا رہے ہیں کہ مہینے کا آپ کو 3 لاکھ روپیہ ملتا ہے, غریب آدمی, مجھ سے بھی کم تنخواہ لے رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. اس کے بعد اب آ رہے ہیں کہ جو ان کے موویبل ایسٹس ہیں وہ 55 کروڑ روپے کے ہیں, جس پہ انہوں نے 0.5% سپورٹ لیوی ٹیکس دیا ہے, جو بنتا ہے 27 لاکھ روپے. انہوں نے دکھایا کہ 55 کروڑ روپے یہ دے رہے ہیں. اس میں انہوں نے کیسے مینج کیا کہ جس بندے کے 55 کروڑ کے ایسٹس ہیں, کیا اس کی مہینے کی انکم 3 لاکھ روپے ہو سکتی ہے قاضی صاحب؟ اگر ہو سکتی ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ ایماندار آدمی, 5 وقت کی نمازی, حج, روز زکات سب کچھ کرتے ہیں, اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. اگر ان کی ہے تو کیا 55 کروڑ پہ جو انکم ہے, انہوں نے سارا سچ بولا ہے, کیا 55 کروڑ پہ انویسٹمنٹ جو آپ نے کی ہوئی ہے موویبل میں کون کون سے ایسٹ آتے ہیں؟ آپ کی جیولری ہے سر, آپ کے بینک اکاؤنٹس آ جاتے ہیں, آپ کا فرنیچر, گاڑیاں آ جاتی ہیں, یا آپ نے سٹاک میں آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, یا اس کے بعد آپ کے پاس بانڈز ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ 10 کروڑ روپے ان کا کیش پڑا ہوا ہے بینک میں جو سیونگ میں رکھا ہوا ہے انہوں نے, اس پہ اگر 6% بھی لگائیں تو 5 کروڑ روپے سال کا بنتا ہے آپ کو قاضی صاحب. اور یہ شو کر رہے ہیں, اپنی انکم شو کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ میری انکم جو ہے وہ تو 3 لاکھ روپے, مطلب 36 لاکھ روپے سے لے کے 40 لاکھ ہے. صرف اگر ان پہ بھی پیسے لیے جائیں 5 کروڑ روپے تو آپ کو وہاں سے مل رہے ہیں, آپ نے وہ شو نہیں کیے. اس میں سے انہوں نے کیا کام کیا, 41 کروڑ روپیہ اٹھا کے اپنے بیٹے کو قرض حسنہ شو کرایا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے اپنے بیٹے کو, وہ نکل گئے اس میں سسٹم میں سے. 10 کروڑ کا وہ جو ان کو 1 کروڑ روپیہ ملا ہے اسحاق ڈار صاحب کو, انہوں نے ڈونیشن کر دیا ہے. اب ذرا سنتے ہیں کہ اچھے بھی بن رہے ہیں. 1 کروڑ روپیہ انہوں نے ٹیکس نہیں دیا, جو بنتا تھا ٹیکس ان کو دینا چاہیے تھا, ٹیکس نہیں دیا, انہوں نے اٹھا کے ڈونیشن کر دیا. بیٹے کو 41 کروڑ روپے کا انہوں نے قرض حسنہ دے دیا. آپ کو مجھے انہوں نے بتا دیا جی میری انکم جو ہے وہ تو سال کی 40 لاکھ روپے ہے, تو یہ لیں جی 8 لاکھ روپے پکڑیں, اللہ خیر صلاح, اور میں پاکستان کا ایماندار آدمی ہوں. جب آپ کے ہاں اس طرح کی چلاکیاں کی جائیں گی قاضی صاحب کہ 10 کروڑ روپے کا آپ کے پاس کیش پڑا ہوگا, 1 کروڑ روپے اٹھا کے آپ ڈونیشن دیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, پتہ نہیں کس کو ڈونیشن دیا, ہم مان لیتے ہیں انہوں نے ٹھیک لوگوں کو ڈونیشن دیا ہوگا. ریاست کو آپ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, 41 کروڑ روپے کا قرض حسنہ نکال لیتے ہیں, 1 کروڑ کا ڈونیشن دے دیتے ہیں, ریاست کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ لیکن 8 لاکھ روپے. ایک بات دیکھیں نا, ان کا فیتھ, دے ارن منی فرام ہیئر, پیسے یہاں کماتے ہیں, رکھتے باہر ہیں, تو ان کا اپنے اس ملک پہ کتنا اعتماد ہے کہ ان کے کاروبار بھی باہر ہیں, ان کے ایسٹس بھی باہر ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. اتنے سیاستدانوں نے اعداد و شمار کا اتنا وہ کنفیوژن کریٹ کر دی ہے, تو میرا خیال ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو کون ان کے پیچھے جائے گا اور ان سے ٹیکس دے گا. یہاں وقت ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید ایشوز ڈسکس کریں گے.
वेलकम बैक। काजी साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया था मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मरदमशुमारी के हवाले से। उस इशू का हम अपनी ही गिनती से खौफजदा क्यों हैं? ये अजीब बात है। और वो ये जो अभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ है, इसमें हमें प्राइवेटाइजेशन तो हमने डिस्कस कर ली, और वो बहुत बड़ा कार्नर स्टोन है चूंकि हमारी सारी पॉलिसी का, और उधर ज्यादा मालियात भी इन्वॉल्व है। तो लेकिन ये जो है, अच्छा अब मामला क्या है? मामला ये है कि सिर्फ मरदमशुमारी नहीं होती। अगर आप अपने घर के लोगों को गिनते नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मरदमशुमारी का कॉन्सेप्ट जदीद ऐड में क्या है, वो यही है कि आप देखते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट कितना है, आपने कितना बजट जो है हेल्थ के लिए रखना है, कितना बजट आपने स्कूलों के लिए रखना है, कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। आपको अगर आज आपकी ये आबादी है तो 2 साल बाद आपको कितनी जॉब्स चाहिए होंगी। तो जब रियासतों का काम होता है फला, तो फिर उन्हें मरदमशुमारी करवानी पड़ती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक तो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, जाहिर है। अब मुमकिन है कराची की सीटें बढ़ जाएं, सिंध की कम। मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो कुछ पता नहीं हमें, अभी तो हम अंधेरे में बैठे हुए हैं, हमें ये भी नहीं पता हमारे कितने सोल्स हैं, कितने लोग हैं। अंदाजा हम करते हैं छोटा सा, एक वो भी यूनिसेफ वाले कर लेंगे आके, या बाहर वाले आके सर्वे करते हैं, और वो एक होता है लिमिटेड, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं अपने सोशल फिगर्स का। तो अब मामला यह है कि इसमें इस 2008 में हमने कहा था करेंगे, फिर हमने 2011 का कहा जी हम 2011 में करेंगे। इवन जो PMLN की गवर्नमेंट है, इसने आके कहा कि जी हम ये दावा किया गया था करेंगे हम, लेकिन इसको खामोशी से। और इसमें जो अजीब बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पे एग्री ना ही कराओ, ये ना ही हो तो बेहतर है। तो उसकी वजह यह है कि ये अब लीडरशिप तो वो है जो इन चीजों को टेकअप करे, और इनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको वो ओन करके हमें गाइड करे, हमें दे। अब इसका मतलब मेरे नजदीक ये है कि ना तो वो हमको गिनेंगे, और ना ही हमें गिनने के बाद हमारे, क्योंकि जब आप हमें गिनेंगे तो फिर हमारे दुख भी तो गिनेंगे ना, हमारी तकलीफें भी तो गिनेंगे ना, उसका कोई उपाय वो भी तो करना होगा। क्योंकि अब वेलफेयर रियासतों का एजेंडा फिलहाल नहीं रहा। हर चंद के ये दोबारा वापस आता हमें नजर आता है यूरोप और अमेरिका में, जहां पे इसे रोल बैक किया गया और आबादियां तंग हैं और घरों से निकल रही हैं और लड़ाई हो रही है। अभी आप निकोलस मदुरो को भी देख रहे थे कि उसको भी क्यों कार्नर में धकेला जा रहा है, क्योंकि वो वेलफेयर की बात कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में एजेंडा ऑन होगा फिर से सियासत में दोबारा से। तो मेरे ख्याल में हमें अपने आप को गिन लेना चाहिए। बिल्कुल गिन लेना चाहिए। अगर हम अपने आप को गिनेंगे तो शायद हमारे कुछ इश्यूज ऐसे रिजॉल्व हो जाएं। कलासा साहब, एक जानिब हम बात करते हैं सिंध फेस्टिवल की, सकाफत को प्रमोट करने की और ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान का इमेज कितना पॉजिटिव है। दूसरी जानिब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपकी ये खबर है कि रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के अजीम सराय की शेख ख्वाजा फरीद के प्रोग्राम को नजरअंदाज कर दिया और उनका प्रोग्राम ऑन एयर करने से इनकार कर दिया। ये किस किस्म की सकाफत? ये इकरा बड़ी इंतहाई मेरा ख्याल अफसोसनाक बात है, और पर्टिकुलरली जब यहाँ परवेज रशीद साहब जैसा रोशन ख्याल और एक टॉलरेंट एक वजीर इत्तलात मौजूद है, और उनके होते हुए इस तरह के एटीट्यूड की कम से कम तवक्को नहीं की जा सकती थी। क्योंकि मैं जाती तौर पर परवेज रशीद साहब को जानता हूँ, वो इंतहाई खुले जहन के आदमी है, और इन सूफी कल्चर पे, सूफी ये शायरी पे या एक हारमोनी पे बिलीव रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हुआ ये कि ख्वाजा फरीद साहब का उर्स होना था, तो उस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से बात की कि उन्होंने प्रोग्राम नहीं उन्होंने नशर किया। जो ख्वाजा साहब पे कभी उनकी काफियां, उनके कभी गीत, उन पे कभी आके दानिश्वर बात करते थे, जो इम्पैक्ट था उनका जो साउथ में था, ये ओवरऑल शहरी पे था, उस पर बैठ के बात होती थी। तो रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टेशन मैनेजर ने कहा जी ना हमारे पास टाइम है, ना हमारी प्रायोरिटीज है, और ना ख्वाजा फरीद का कोई हमसे ताल्लुक है। अगर आपने कुछ कराना है तो मुल्तान चले जाएं, मुल्तान वालों को कह दे, मुल्तान रेडियो को वो कर लें, हम तो नहीं करते। उन्होंने इनकार कर दिया। इस पे वहां पे सराइकी डिपार्टमेंट है या वहां पे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी फरमाए, हमारा कल्चर है, हमारा ख्वाजा साहब बहुत बड़े शायर हैं, आपने क्यों नहीं किया इस पे, आप क्यों नहीं प्रोग्राम कर रहे रेडियो पाकिस्तान पे। उन्होंने पुलिस बुलवा लिया। तो जो स्टेशन मैनेजर साहब जो भावलपुर बैठे थे, उन्होंने पुलिस बुलवा ली। उन 11 स्टूडेंट्स पे उन्होंने पर्चा करवाया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, वो जेलों में पड़े हुए अभी तक। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को कहा कि जनाब आपके स्टूडेंट्स आए थे, इनको इतनी जरूरत कैसे हुई है ये आके हमसे पूछने की कि आपने ख्वाजा फरीद पे प्रोग्राम क्यों नहीं किया, उनके जो सराइकी के बहुत बड़े शहर हैं। तो अब उनको एक लेटर लिख दिया गया यूनिवर्सिटी को कि आप इनको निकालें, और वाइस चांसलर साहब पे दबाव आया है, और यकीनन वो भी अब आपको पता है कि अपनी उन्होंने नौकरी बरकरार रखनी है, तो 11 स्टूडेंट्स को निकालेंगे। सो 11 स्टूडेंट्स भी निकल गए हैं वहां से, अब वो ये थाने में पड़े हुए हैं, वहां पे इस वक्त जेल में हैं, मौजूद हैं, उनको यूनिवर्सिटी से भी निकाला जा रहा है। ये काम क्या आपने वहां पे साउथ में किया, जिसका रोना हम रोते रहते हैं यहाँ पे बैठ के, कि किस तरह की बाबूक्रेसी आ गई, किस तरह के लोग आपने यहाँ पे भर्ती कर लिए, और कैसे कैसे लोगों को आप टॉप पे लेके आ रहे हैं कि जो ख्वाजा फरीद जैसे एक बहुत बड़े शहर को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास बरूने मुल्क जो हमारे गया है, बहुत अफसोसनाक खबर है। अच्छा
जी। अच्छा, इस पे जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे कि साउथ में ऑलरेडी बहुत सारी डेप्रीवेशंस हैं। अब आप उनके शहरी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शनाख्त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां का कल्चर है, जो वहां के लोग एहतजाज करते आप जेलों में डाल रहे हैं। यही काम आपने बलूचिस्तान में शुरू किया था, वहां पे ये हशर किया। यही आपने बंगाल में किया था, जब आपने वहां पे राइट्स के लिए, कल्चरल, एजुकेशनल, नौकरी वगैरह के लिए बात करते थे, आप उनको ताने भी देते थे, जेलों में भी डालते थे, मारते भी थे। और हमेशा अगर आपको याद हो, बंगाल से भी यही काम शुरू हुआ था, यूनिवर्सिटी से काम शुरू हुआ था। अब आपने 11 स्टूडेंट्स को भावलपुर में बिठा के जेल में डाल दिया है और इनको इतनी जल्दी जमानत भी नहीं मिल रही। एक लंबी डिटेल है, कल मैंने अपने कॉलम में लिखा है कि साउथ के साथ किस किस तरीके से ज्यादतियां की जाती हैं, नौकरियों में की जाती हैं, एडमिशन में की जाती हैं, शहरी में की जाती हैं, अदब में की जाती हैं। होना तो ये चाहिए था कि पीटीवी उस पर प्रोग्राम करता। पीटीवी के पास और बड़े दानिश्वरों के लिए घंटे घंटे शामें मनाई जाती हैं, यहाँ पे बैठ के अदब पे बात होती है। होनी चाहिए, फैज अमन मेले मनाए जाने चाहिए। लेकिन मेहरबानी फरमाए, कुछ पोठोहार के भी हीरोज हैं, सराइकी शायर हैं, कोई पंजाब के भी बहुत बड़े पोएट्स हैं, कोई सराइकी हैं, कोई सिंधी हैं, कोई आपके पश्तून हैं, बलोची हैं, हजारवी, इनको भी हीरो मान लें, इनको भी शायर मान लें। और जो पाकिस्तान की डोमिनेट ब्यूरोक्रेसी इस तरह का माइंड सेट बैठा हुआ है, जो इन लोकल कल्चर से नफरत करता है, वो इस तरह के बड़े शहरों से नफरत करता है, चाहे वो किसी जबान के हों। तो मैं नहीं समझता परवेज रशीद साहब को इस पर चुप रहना चाहिए। वो अगरचे चुप रहेंगे, क्योंकि पहले भी हम स्कैंडल लेके आए थे रेडियो पाकिस्तान को, चुप रहे हैं। और यकीनन ख्वाजा फरीद के साथ ये जो ज्यादती हुई और 11 स्टूडेंट्स को जिस तरह स्टेशन मैनेजर ने वहां पे उनको जलील किया है, इस पे भी मेरा ख्याल है परवेज रशीद साहब चुप ही रहेंगे, क्योंकि ये सूट करता है कि बाबू कुरैशी के साथ हाँ में हाँ मिलाई जाए। ये है काजी साहब, ये सलूक है जो वहां पे किया गया। अलग सूबे का मुतालबा भी कर दिया जाता है, इसी किस्म की फिर कहते हैं ना, रूलिंग कल्चर इज कल्चर ऑफ द रूलिंग क्लास। तो अब ये अपना कल्चर जब हमारे ऊपर अभी हम बात करेंगे, मैं अपनी स्टोरी पे भी आऊंगा कि आप किस सकाफत की बात करते हैं। या मैं अभी एक स्टोरी शेयर करूंगा आपसे बलूचिस्तान की। कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्या मामला है। तो हम जब कल्चर की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि जब आप इस तरह की चीजों को ज्यादा कल्चर लेके आए, ये लेके आए, आप बुनियादी जब फरीज़े नहीं अदा कर सकते, तो फिर आप नुमाइशी किस्म की बातों पे आ जाती है। और फिर आप इस कल्चर को कैसे, मसलन बाबा फरीद हैं, ये हमारी बहुत बड़ी लेगेसी है, हमारा बहुत बड़ा एहसास है, बुल्ले शाह हैं और लोग हैं। मैं अभी एक बात कर रहा था एक महफिल में, बल्कि उस इत्तेफाक से मालिक साहब मौजूद थे वहां पे, जो सीएम बलूचिस्तान है, तो वो कहने लगे, हुजूर बात यह है कि हम बलूचिस्तान में बलोची क्यों नहीं पढ़ा सकते, तो पढ़ानी चाहिए। मगर मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया, हुजूर 3 करोड़ बच्चा तो बाहर बैठा है, हम उसे उर्दू नहीं पढ़ा सकते। वी नीड मनी टू प्रमोट कल्चर, वी नीड मनी टू एजुकेट आवर पीपल। हम कैसे करें? पैसे हमारे, वो आपको पता है, सबसे बड़े टैक्स पेयर जब आप होंगे साहब, तो रियासत के पास तो पैसे नहीं होंगे। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इस बता रहा हूं, जो बात बार बार मैं कह रहा हूं कि मैंने 335 MNA से ज्यादा टैक्स दिया है, मैं 93 से ज्यादा सेनेटर से टैक्स दिया। मैं तो दुनिया का अपना को अमीर तरीन आदमी समझूंगा। में आएगा और क्या तालीमी शोबे की गलती, बल्कि उल्टा 11 तालिब इल्मों को निकाल दिया गया है। हम कहेंगे परवेज रशीद साहब से कि वो खामोशी ना रखें इस मामले पर और इस पे नोटिस लें। यहाँ ब्रेक और ब्रेक के बाद एक्शन लें, इनके खिलाफ एक्शन लें। और जिस तरह के बंदे अपॉइंट किए हैं, मेहरबानी फरमाए कोई बेहतर लोगों को लाएं जो कल्चर, एथिक्स और इनको शहरा आके उनकी इज्जत करना सीखें। तो बेहतर इंसानों को लगाएं यहाँ पे इस काम पे। बिल्कुल बिल्कुल क्रास साहब, इस पर हम बात मजीद करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था तालीमी शोबे की ज़बूहाली का, और इस पर हम आपसे बात करने वाले थे। आपके पास इस हवाले से एक तो बलूचिस्तान की खबर मेरे पास, ये कैसर बंगाली बड़े नोटेड एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनको लेके आए हैं मालिक साहब, ये उधर उनके एडवाइजर भी हैं। मैं कुछ फिगर्स आपसे जल्दी से शेयर करता हूं कि उन्होंने जो एक रिपोर्ट पेश की है 2013 की, उसमें 34% जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो उनमें सिर्फ 34% लोग हैं ग्रेजुएट हैं। और इसके अलावा तकरीबन जो स्कूल हैं उनमें 7% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कोई कंप्यूटर मौजूद है। 71% स्कूल, 71% जो स्कूल हैं वहां पीने का पानी नहीं है। और 81% जो स्कूल हैं, बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, कि जिनकी कोई बाउंड्री वाल नहीं है। और तकरीबन यही फिगर है कि जहां कोई टॉयलेट्स नहीं है बच्चों के लिए और पीने का पानी भी नहीं है। ये मैं फिगर इसलिए आज लेके आया, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी मैंने एक एडवाइजर की कुछ साल पहले, 6 महीने पहले स्टोरी की इस गवर्नमेंट का, तो तब भी यही थी। अच्छा, इसमें साथ ये भी उन्होंने लिखा है कि जी ये हर साल पैसे मिलते हैं और हर साल इन्हीं को रिपेयर करने के लिए पैसे जो हैं वो लिए जाते हैं और वो कोई रिपेयर नहीं होती और वो खा पी के निकल जाते हैं। इसके साथ ही मैंने लाहौर से भी एक स्टोरी पिकअप की और मेरे साथ शायद अदनान लोधी होंगे। ये खबर आज लगी हुई है दुनिया अखबार में, रोजनामा दुनिया में। आप मुझे सुन पा रहे हैं अदनान?
جی 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 سر. یہ آپ کی سٹوری ہے کہ یہ جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے اس نے کروڑوں کے ٹھیکوں کی لڑائی میں یہ بچوں کے پرچے آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اصل میں لڑائی یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیکہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا پرنٹنگ کا. یہ تو بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ سر یہ معاملہ ہے کہ سب سے پہلے اس بار پنجم جماعت کا انگریزی کا پرچہ آؤٹ ہوا، تو اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن بھی لیا اور ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکا کہ وہ کون سے لوگ ہیں. آپ نے اپنی سٹوری میں کہا ہے کہ اندر سے ہی پرچہ آؤٹ کیا، اور جو ٹھیکہ کہیں سرگودا میں ملا تھا پرنٹنگ کا اس کو یہ اس کا شخصانہ تھا. جی سر. جی ان کے نا پچھلے کئی سالوں سے 2005 میں جب یہ بنا تھا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن، اس کے بعد ان کے سارے معاملات میں پرچوں کی چھپوائی کے لیے جو اہم مسئلہ تھا کہ یہ پرنٹنگ کہاں سے کروائی جائے گی. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈی او ڈسٹرکٹ لیول پہ امتحان کنڈکٹ کرتا تھا، اس میں تو اساتذہ اپنے طور پر اس کی چھپوائی بھی کراتے تھے، لیکن جب سے یہ ایگزامینیشن کمیشن بنا ہے تو اس کے بعد ان کے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو ٹگ آف وار اور لڑائی ہو رہی ہے اور جو بار بار پرچے جو ہیں وہ آؤٹ ہو رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور ٹھیکوں کی لڑائی ہے. بالکل سر، بالکل سر، ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی تعلیم کے معاملے پر مسئلہ ہو فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں. بہت شکریہ عدنان، تھینک یو ویری مچ. ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور سی ایم یقیناً دیکھ رہے ہوں گے بچے اس طرح سے بہت پریشان ہوتے ہیں جب پرچے آؤٹ ہو جائیں. بہت ہی افسوسناک امر ہے یہ. کلاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہا صاحب آج سینٹ میں بھی مختلف قراردادوں پر بحث متوقع ہے، کوئی نئی عدالت بنانے کی قرارداد پر بھی بحث ہوگی؟ میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں جو میں تو سن کے میں صدمے کی حالت میں ہوں کہ 5ویں جماعت کے پرچے بھی لیک ہونا شروع ہو گئے اور آؤٹ ہونا شروع ہو گئے. قاضی صاحب اس سے شیم فراز کے اگر ہمارے بچے جو ہیں اب 5ویں، اچھا پہلے ہم سنتے تھے یونیورسٹی کی خبر شروع ہوئی، یونیورسٹیز کے پرچے لیک ہوئے، پھر ہم نے CSS کے سنے، اس کے بعد پھر اس پہ بیچلر پہ آئے، پھر میٹرک پہ آئے، پھر مڈل تک تو کام چلتا رہا. یہ میرے لیے نئی بات ہے یہ قاضی صاحب. اس کے بعد میرا خیال ہے یہ اس کی پہلی یکم اور یہ KG کلاسز کے بھی پرچے اب لیک ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے زیادہ اس کے ذمہ دار میں پیرنٹس کو سمجھتا ہوں جو بچوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جائیں پیپر خریدیں اور یہ بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں حرکتیں کریں. اس میں استاد اور دوسرے لوگ تو بعد میں آئیں گے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. کوئی ایون آپ کو پرچہ دینے کی کوشش بھی کر رہے تو آپ نے نہیں لے کے کاپی کر کے وہ چیزیں کرنی. یہ قاضی صاحب ایک نیا کلچر اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے. مطلب 5ویں جماعت کا پرچہ لیک ہو گیا قاضی صاحب، اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ مطلب اس کے بعد کیا ڈیبیٹ اور بحث کے لیے اس ملک میں چیز رہے گی؟ اصل معاملہ جو ہے جو عدنان نے ہمیں بتا رہے تھے، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ کس کو ملے گا یہ ہو گیا ہے. ہر جگہ پہ ایک مافیا ایک کارٹل بن کے بیٹھ گیا ہے، اور جو جس ادارے میں بھی ہم چلے جائیں تو خیر آگے بڑھتے ہیں. قاضی صاحب آج 2 بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی ہیومن رائٹس جس کے FSC خٹک صاحب چیئرمین ہیں، آج اس کی بڑی اہم آج اس کی میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، اور اس کے 3-4 ایجنڈا آئٹم جو میرے پاس ہیں. سب سے بڑا اہم یہ ہے خزدار میں جو 13 یہ ڈیڈ باڈیز کی ایک ہی قبر سے یہ باڈیز ریکور ہوئی ہیں، اس پہ آج ان کو بریفنگ دی جانی ہے. اور بلوچستان حکومت سے کہا گیا تھا کہ ہمیں آپ اس کا ذرا بریف بھیجیں کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیسے ہوا ہے. انہوں نے بڑا مختصر 2 لائنوں میں جواب بھیجا ہے. وہ بھی سیریس نہیں لیتی جو وہاں کی بیوروکریسی بیٹھی، بندے مرنا، قبروں سے نکلنا. دنیا کا کوئی اور حصہ ہوتا تو اب تک رولا مچ چکا ہوتا. اور بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کے ساتھ جو مختلف قومیں ہیں لوگ ہیں ریئیکٹ تو کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جو خزدار میں باڈیز برآمد ہوئی ہیں. تو وہ ایک ان کے جج صاحب ہیں محمد نور خان جج بلوچستان ہے، ایک ٹریبیونل آف انکوائری بنایا گیا ہے. جو انکوائری جب پوری ہو جائے گی ہم آپ کو رپورٹ بھیج دیں گے. اس سے زیادہ نہ بلوچستان حکومت کو پتا ہے، نہ وہ پتہ کرنے چاہتی ہے، نہ FSC کی طرف سے کچھ بتایا جا رہا ہے، نہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پتا ہے، نہ پولیٹیشنز کو پتہ ہے. صرف 2 لائنوں میں لکھ کے انہوں نے بھیج دیا ہے. ایک تو یہ بڑا ایک ان پہ اہم ایک آ رہا ہے، اور دوسرا جو آ رہا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں کمپیئر کیا گیا ہیومن رائٹس کی سچویشن جو پاکستان میں ہے کہ ناردرن ایریاز جو ہیں ان کا لا اینڈ آرڈر کہا گیا کمپیریٹیولی دوسرے پاکستان سے بہتر ہے، کہ 1400 سال میں نارتھ کے ایریاز میں 1400 کرائم رپورٹ ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں تو خیر یہ ریشو بہت ہے. ان کا یہ کہنا ہے جو نارتھ کی گلگت بلتستان وغیرہ کی حکومتیں ہیں کہ ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہے. یہ کتنا بہتر ہے؟ شیعہ سنی فسادات ہم نے سنے وہاں پہ، ہم نے پارا چنار دیکھا، دوسرے نارتھ کے ایریاز ہیں. ایون دین دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سچویشن آپ لوگوں سے بہتر ہے. اہم ایشو کی طرف ایک اور ہے جو تیسرا ایشو ہے جس پہ آج رپورٹ مانگی ہوئی ہے، وہ صابر مسیح کا قتل ہے جو پولیس تھانہ کوسار میں کیا گیا تھا، جس میں تشدد کر کے بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی کیسے بتایا تھا. یہ چودھری نثار علی خان صاحب کے دفتر سے ہارڈلی 1 کلومیٹر کے اس پہ ایک ان کا تھانہ ہے جس میں صابر مسیح ایک بیچارے ہمارا یہاں پہ ہر روزنامہ دنیا کا ایک آفس بوائے ہے،
विक्की कहते हैं हम उसको, उसके भाई को मारा गया, 2 छोटे छोटे बच्चे उसके, एक उसकी बेवा, उन्होंने तशद्दुद करके मारा। इल्जाम यह था कि उसने बैटरी से चोरी करने की कोशिश की है और प्लस के उसने अपने आजार बांध से खुदकशी कर ली है। तो मैंने वही कहा था लास्ट टाइम भी कि जरा हमें करके तो दिखाएं कि पुलिस वाला के आजार बांध से खुदकशी कैसे हो सकती है, वो भी थाने के उसमें बाथरूम में, कितने बड़े बाथरूम होते हैं, कितना बड़ा साइज है, और क्या एक आजार बांध एक आप 70-80 किलो के इंसान का बोझ वो सह सकता है कि उसकी गर्दन को तोड़ सकता है। आज इस पे भी उन्होंने आईजी को बुलाया हुआ है, इस पे सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट मांगी हुई है। अब देखना यह है कि जो हमारे ग्लैडिएटर हैं, बाजी पुलिस है इस्लामाबाद की, कमजोरों के लिए तो इस तरह का कत्ल का डर की मार धार, आज वो वहां पे क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और क्या वहां पे रामलीला और नई कहानी सुनाई जाती है। इसके साथ ही साहब एक जो अहम आज सेनेट में 2-3 बड़ी अहम करारदादें आने वाली हैं। एक तो ये है कि इनके जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, ये करीम ख्वाजा साहब, उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब हुकूमत को याद दिलाया कि बेनजीर भुट्टो और आपके दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे एक तय हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी। तो मेहरबानी फरमाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जिनको हमने वो रैप अप करना है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसमें लिस्ट तो नहीं की है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। ये आइडिया में से 2-3 साल पहले आया हुआ था, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे इफ्तिखार चौधरी, उनको काउंटर करने के लिए सोचा गया था कि एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट और बनाई जाए जिसको एनी कोर्ट का नाम दिया जाए। एक तो ये है। दूसरी जो अहम करारदाद है वो अगेन पंजाब में जोनिंग के मुतल्लिक है, जो सेनेटर मोहसिन लगारी साहब ने पेश किया। वो कहते हैं पंजाब के बहुत सारे पसमानदा इजला हैं, नॉर्थ में है, साउथ में है, जिनको आप कोटा ही नहीं दे रहे। बाकी सूबों में जोनिंग सिस्टम है, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको नौकरियों में कोटा मिलते हैं। पंजाब को 50% मिलता है फेडरल से और सूबाई इनकी अपनी नौकरियां, लेकिन पूरे का पूरा आप उसको मेरिट पे ट्रीट करते हैं, जिससे जो नॉर्थ पंजाब है, आपका साउथ है, इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको नौकरियां नहीं मिल रही। और तीसरी काजी साहब एक आपके लिए बड़ी दिलचस्प बात होगी एजुकेशन के लिए। एक तहर मशदी साहब ने एक रेजोल्यूशन पेश की हुई, अगर उस पर आज डिबेट हुई, उन्होंने कहा जी फेडरल ये जो आपका इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद के फेडरल एरियाज हैं, इनमें आपको तालीम मुफ्त देनी चाहिए, जो उनकी बेहतर उनकी प्रपोजल है। ये है, कुछ और भी बड़ी अहम करारदादें हैं जो आनी है। तो ये है काजी साहब आज जिस पे आज बहस होनी है। वहां क्यों तालीम मुफ्त देनी चाहिए, बाकी जगह क्यों नहीं देनी चाहिए? अब ये तो क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो जो आपका तलीम का महकमा सूबों पर जा चुका है, वो सूबों को 16 तारीख तक मेरे ख्याल में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो करारदादें डिस्कस हो रही है इसका कोई फ्रूटफुल कोई रिजल्ट भी निकले, क्योंकि जो आवाम है उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल तो अब तक हल नहीं हो रहे। कल हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए इशूज के साथ और कल फिर हम डिस्कस करेंगे काजी साहब और रऊफ कलास्ट्रा के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।